चलिए आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत एक एक बहुत ही आम तजुर्बे से करते हैं। मतलब एक ऐसा अनुभव जिससे सब गुजरे हैं। हाँ बिल्कुल, कॉर्पोरेट दुनिया का या कोई भी प्रोफेशनल इंसान इसे जरूर गुजरा होगा। जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब डेस्क पर बैठे हैं, स्क्रीन पर कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल चल रहा है या कोई लंबी सी ऑनलाइन वर्कशॉप चल रही है। एग्जैक्टली और हम उसे देख तो रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो ब्राउजर विंडो बंद होती है सब कुछ गायब। हाँ एकदम साफ, दिमाग से सब कुछ ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी कुछ पढ़ा ही नहीं था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम या वर्कशॉप ऐसे भी होते हैं जो दिमाग में बिल्कुल छप जाते हैं, सालों बाद भी उनकी बातें याद रहती हैं। सही कहा। तो मैं यही सोच रहा था कि ऐसा क्यों होता है। मतलब क्या ये सिर्फ स्पीकर की आवाज का कमाल है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा विज्ञान काम कर रहा है। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब केवल इस बात में नहीं छिपा है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, बल्कि इसमें छिपा है कि उसे किसे पढ़ाया जा रहा है, मतलब ऑडियंस कौन है। तो आज की हमारी इस चर्चा का जो स्रोत है, जो सोर्स मटेरियल है हमारे पास, वो इसी बारे में है। बिल्कुल, आज हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग का दस्तावेज है। हाँ, और मूल रूप से ये एक स्टोरी बोर्ड है जिसे नए इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स की ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है। सही कहा, लेकिन इसके अंदर जो मनोविज्ञान और जो रिसर्च दी गई है ना, वो किसी भी ऐसे इंसान के लिए एक मास्टर क्लास है जो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। मतलब ये स्टोरी बोर्ड वाकई में कमाल का है। और इस दस्तावेज का जो सबसे मुख्य उद्देश्य या कहें कि जो मिशन है, वो सिर्फ ये रटाना नहीं है कि कोर्स कैसे डिजाइन करें। हाँ, इसका पूरा फोकस इस बात पर है कि वयस्कों का, यानी जो एडल्ट्स होते हैं, उनका दिमाग असल में सीखता कैसे है। एंड्रागोजी। बिल्कुल, एंड्रागोजी। तो सबसे पहले क्या हम इस शब्द को थोड़ा डिकोड कर सकते हैं? मतलब आखिर ये एंड्रागोजी है क्या, और ये पेडागोजी यानी जो बच्चों को पढ़ाने का तरीका होता है, उससे कैसे अलग है? एंड्रागोजी को अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये वयस्कों के सीखने की कला और विज्ञान है। आर्ट एंड साइंस ऑफ अडल्ट लर्निंग। एग्जैक्टली। देखिए, बचपन से हम पेडागोजी के आदी होते हैं, जहाँ एक टीचर होता है, वो जो कहता है वो बच्चा मान लेता है। क्योंकि बच्चे का दिमाग एक स्पंज की तरह होता है, वो बस सोख लेता है जानकारी को। सही कहा। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा दिमाग उस तरह से काम करना बंद कर देता है। तो एंड्रागोजी हमें क्या बताती है? एंड्रागोजी हमें ये बताती है कि एक वयस्क मस्तिष्क या जो अडल्ट ब्रेन है, वो जानकारी को तभी ग्रहण करता है जब उसकी कुछ खास शर्तें पूरी होती हैं। शर्तें। और इस बात को समझाने के लिए स्रोत दस्तावेज की शुरुआत में एक बहुत ही जबरदस्त विजुअल का जिक्र किया गया है। हाँ, वो स्प्लिट स्क्रीन वाला विजुअल। बिल्कुल, उसमें एक स्प्लिट स्क्रीन यानी बटी हुई स्क्रीन का वर्णन है। एक तरफ एक बहुत ही थका हुआ और निराश व्यक्ति बैठा है जो उस कंप्लायंस 101 नाम की एक बेहद उबाऊ स्लाइड को घूर रहा है। हाँ, बेचारा एकदम पक चुका है। और दूसरी तरफ एक दिमाग का आइकॉन है जो बिल्कुल चमक रहा है, जिसके अंदर गियर तेजी से घूम रहा है। तो ये विजुअल असल में, वही मैं पूछने वाला था कि ये विजुअल असल में हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। वो विजुअल पूरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या और उसके समाधान दोनों को एक साथ दिखाता है। कैसे? वो जो निराश व्यक्ति है ना, वो उस पेडागोजी वाले सिस्टम का शिकार है जहां वयस्कों को यानी एडल्ट्स को बच्चों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। मतलब उसे बस स्क्रीन के सामने बिठा दिया गया और कहा गया कि इसे पढ़ो क्योंकि ये जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो चमकता हुआ दिमाग है, वो एंड्रागोजी का सही इस्तेमाल है। ये विजुअल हमें बताता है कि अगर हम मैल्कम नोल्स के सिद्धांतों का सही इस्तेमाल करें तो हम किसी भी थकाऊ विषय को भी दिमाग के लिए एक दिलचस्प पजल में बदल सकते हैं। मैल्कम नोल्स, हाँ, इनका नाम इस दस्तावेज में बहुत प्रमुखता से आता है। जी। स्रोत के अनुसार उन्होंने वयस्कों के सीखने के व्यवहार को समझने के लिए एंड्रागोजी के 6 सिद्धांत दिए हैं, 6 प्रिंसिपल्स। बिल्कुल। अगर हम इन सिद्धांतों को एक एक करके समझें तो सबसे पहला सिद्धांत है नीड टू नो, यानी जानने की जरूरत। और दस्तावेज इसे एक WIIFM कॉन्सेप्ट से जोड़ता है, व्हाट इज इन इट फॉर मी। हाँ, मतलब इसमें मेरे लिए क्या है। तो ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक वयस्क का जो दिमाग, मतलब जो एडल्ट ब्रेन होता है, हाँ, वो बहुत ही कैलकुलेटिव होता है। कैलकुलेटिव मतलब फायदे नुकसान का हिसाब रखने वाला। बिल्कुल। जब भी कोई एडल्ट किसी नई जानकारी के सामने आता है तो उसका दिमाग सबसे पहले यही सवाल पूछता है कि मैं अपना समय और ऊर्जा इसमें क्यों लगाऊं।
इससे मेरी जिंदगी या मेरे काम में क्या फायदा होगा? एग्जैक्टली अगर उसे इस WIIFM का स्पष्ट जवाब नहीं मिलता तो वो मानसिक रूप से वहीं शट डाउन हो जाता है। और स्रोत में इस बात को साबित करने के लिए एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा भी दिया गया है। हाँ, वो एंगेजमेंट वाला आंकड़ा। बिल्कुल, उसमें लिखा है कि कोर्स की शुरुआत में ही अगर आप इस क्यों को यानी इस वाई को स्पष्ट कर देते हैं तो एंगेजमेंट में 40% की वृद्धि हो जाती है। 40%? ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई लर्नर ये शिकायत कर रहा है कि यार ये कोर्स तो समय की बर्बादी है, तो गलती उसकी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर कोई कह रहा है कि ये समय की बर्बादी है तो इसका सीधा मतलब है कि डिजाइनर उस नीड टू नो सिद्धांत को स्थापित करने में फेल हो गया है। मतलब डिजाइनर ये नहीं बता पाया कि ये नया सॉफ्टवेयर या ये नई पॉलिसी सीखने से उस कर्मचारी का काम कैसे आसान होगा। सही कहा। जब आप WIIFM क्लियर कर देते हैं तो आप असल में उनके दिमाग का ताला खोल देते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। अब मान लीजिए कि हमने उन्हें ये बता दिया कि ये ट्रेनिंग उनके लिए क्यों जरूरी है। इसके बाद क्या यहीं पर शायद दूसरा सिद्धांत आता है जिसे स्रोत में सेल्फ कॉन्सेप्ट या स्व अवधारणा कहा गया है? हाँ, सेल्फ कॉन्सेप्ट। दस्तावेज कहता है कि वयस्कों को अपने सीखने के रास्ते पर, अपने लर्निंग पाथ पर नियंत्रण या कंट्रोल चाहिए होता है। क्या हम इसे किसी रोजमर्रा के उदाहरण से समझ सकते हैं? इसे ऐसे समझिए, एक वयस्क अपनी असल जिंदगी में अपने फाइनेंस संभालता है। बिल्कुल, अपनी गाड़ी ड्राइव करता है, अपने परिवार की बड़े बड़े फैसले लेता है। वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। हाँ, अब आप उसी व्यक्ति को एक ट्रेनिंग मॉड्यूल में बिठाते हैं जहां उसे हर एक स्लाइड के बाद सिर्फ नेक्स्ट बटन दबाने के लिए मजबूर किया जाता है। वो अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं जा सकता, उसे बस एक ही तय रास्ते पर चलना है। तो ये उसकी स्व अवधारणा यानी एक स्वतंत्र व्यक्ति होने की जो पहचान है उस पर सीधा हमला है। यार ये तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग स्थिति है। मतलब अगर हम उन्हें कंट्रोल नहीं देते तो वे विद्रोह कर देते हैं, भले ही मानसिक रूप से ही क्यों ना हो। ठीक यही होता है। वयस्कों को जब माइक्रो मैनेज किया जाता है ना, तो उनका ध्यान सीखने से हटकर इस बात पर चला जाता है कि ये सिस्टम कितना परेशान करने वाला है। उनका फोकस लर्निंग से हट जाता है। बिल्कुल, उन्हें ऑप्शंस चाहिए, उन्हें ये आज़ादी चाहिए कि वे तय कर सकें कि उन्हें कौन सा मॉड्यूल पहले पढ़ना है और कौन सा बाद में। मतलब उन्हें पैसिव लिसनर या निष्क्रिय श्रोता के बजाय एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाना होता है। एग्जैक्टली। इससे मुझे तीसरे सिद्धांत की याद आती है, प्रायर एक्सपीरियंस यानी पूर्व अनुभव। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ, स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि वयस्कों को एक खाली स्लेट या ब्लैंक स्लेट समझना बहुत बड़ी भूल है। बहुत बड़ी भूल। उनके पास सालों का तजुर्बा होता है, लेकिन सवाल यह है कि एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर उनके इस तजुर्बे का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। ये शायद सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देखिए, वयस्कों के पास जो 10 या 20 साल का अनुभव है वो उनके लिए उनकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उनकी आइडेंटिटी है। बिल्कुल। अगर कोई ट्रेनर आकर कहता है कि अब तक आप जो कर रहे थे वो भूल जाइए, मैं आपको नया और सही तरीका सिखाता हूँ, तो ये तो सीधे तौर पर उनके अनुभव का मतलब उनके तजुर्बे का अपमान है। सही कहा। इसके बजाय एडल्ट लर्निंग ये कहती है कि नए ज्ञान को उनके पुराने ज्ञान के ऊपर एक ईंट की तरह रखा जाना चाहिए, एक फाउंडेशन की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें उनसे पूछना चाहिए कि वे पहले से क्या जानते हैं? हाँ, और सबसे जरूरी बात, उसे वैलिडेट करना चाहिए। वैलिडेट करना मतलब उनके अनुभव को मान्यता देना। कैसे? उदाहरण के लिए, अगर आप सीनियर सेल्स मैनेजर्स को कोई नई कम्युनिकेशन तकनीक सिखा रहे हैं तो आप उन्हें ये नहीं बता सकते कि बात कैसे की जाती है। जाहिर है, वो तो सालों से यही कर रहे हैं। बिल्कुल। आप कहेंगे, आप लोगों ने हजारों क्लाइंट्स हैंडल किए हैं, आपने देखा होगा कि कभी कभी बातचीत एक खास पॉइंट पर आकर अटक जाती है। आइए देखते हैं कि ये नई तकनीक उस अटकी हुई बातचीत को कैसे आगे बढ़ा सकती है। वाह, यहाँ आपने उनके अनुभव का सम्मान भी किया और नई जानकारी को उससे जोड़ भी दिया। एग्जैक्टली। ये वाकई में एक बहुत ही सम्मानजनक और प्रभावी तरीका है। अब यहाँ से दस्तावेज एक ऐसे हिस्से की ओर मुड़ता है जिसने मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित किया। वो चिपचिपाहट वाला हिस्सा। हाँ, मैं इसे चिपचिपाहट का विज्ञान या द स्टिकीनेस फैक्टर कहूंगा। स्रोत में एक 3D ब्रेन मॉडल वाले एक बहुत ही शानदार दृश्य का वर्णन है। यहाँ बात सिर्फ मनोविज्ञान से आगे बढ़कर न्यूरोलॉजी तक पहुंच जाती है। बिल्कुल, ब्रेन साइंस आ जाती है यहाँ। दस्तावेज में 2 हिस्सों का जिक्र है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस। जी। अब ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लग रहा है। एडल्ट लर्निंग से इन दोनों हिस्सों का क्या सीधा कनेक्शन है?
इस हिस्से को डिजाइनरों ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। अगर हम इसे एक आसान एनालॉजी से या कहें एक उदाहरण से समझें। हाँ, वो बाउंसर वाला उदाहरण। बिल्कुल। हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो हमारे दिमाग का लॉजिक सेंटर है, तर्क केंद्र। आप इसे एक नाइट क्लब के बहुत ही सख्त बाउंसर की तरह समझ सकते हैं। जब भी कोई नई जानकारी आती है तो ये बाउंसर उसे रोकता है और चेक करता है। और वो बाउंसर क्या चेक करता है? वो ये चेक करता है कि क्या ये जानकारी अभी इसी वक्त मेरे किसी काम की है। मतलब क्या इसका कोई रेडी टू यूज एप्लीकेशन है? एग्जैक्टली। अगर जवाब ना है तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उस जानकारी को वहीं खारिज कर देता है, भगा देता है। और अगर जवाब हाँ है? अगर जवाब हाँ है, अगर वो जानकारी तुरंत किसी समस्या को सुलझा सकती है, तब वो बाउंसर उस जानकारी को अंदर जाने देता है। और अंदर कहाँ? अंदर है हिप्पोकैम्पस, जो हमारी मेमोरी या स्मृति का केंद्र है। आप इसे दिमाग का वीआईपी लॉन्च मान सकते हैं, जहां लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर होती हैं। बिल्कुल सही। यार, ये बाउंसर और वीआईपी लॉन्च वाली एनोलॉजी तो बहुत ही शानदार है ना? तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम वयस्कों को कोई ऐसी थ्योरी पढ़ा रहे हैं जिसका वे कल सुबह ऑफिस जाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो दिमाग का बाउंसर उसे वीआईपी लॉन्च यानी हिप्पोकैम्पस तक पहुंचने ही नहीं देगा। वो जानकारी वहीं बाहर से ही रिजेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल। और यहीं पर मैल्कम नोल्स के चौथे और पांचवें सिद्धांत काम आते हैं। रेडीनेस टू लर्न यानी सीखने की तत्परता, और ओरिएंटेशन टू लर्निंग यानी सीखने का उन्मुखीकरण। हाँ, दस्तावेज इन दोनों को मिलाकर एक बहुत ही स्पष्ट निर्देश देता है। क्या निर्देश देता है? यह कहता है कि ट्रेनिंग को सब्जेक्ट सेंटर्ड यानी विषय केंद्रित रखने के बजाय प्रॉब्लम सेंटर्ड यानी समस्या केंद्रित रखना चाहिए। सब्जेक्ट सेंटर्ड और प्रॉब्लम सेंटर्ड। क्या हम इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर। क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा शिफ्ट है जो पूरी ट्रेनिंग इंडस्ट्री की दिशा बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। मान लीजिए कि एक कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए एक नए एक्सेल सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग करवा रही है। एक्सेल की ट्रेनिंग। अब एक सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच क्या होगी? वो ये होगी कि ट्रेनर एक्सेल के 50 अलग-अलग फीचर्स गिना दे। ये मेन्यू है, ये फॉर्मूला बार है, ये पिवट टेबल है। हाँ, और ये वयस्कों के लिए बहुत ही उबाऊ है, क्योंकि वो जो दिमाग का बाउंसर है ना, वो पूछ रहा है मैं इसका क्या करूं? उसे कोई रेडी टू यूज एप्लीकेशन नहीं दिख रहा है। सही कहा। इसके विपरीत एक प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच क्या होगी? वो समस्याओं पर फोकस करेगी। एग्जैक्टली। ट्रेनर कहेगा महीने के अंत में रिपोर्ट बनाने में आप सभी को 4 घंटे लगते हैं। आज हम एक्सेल का इस्तेमाल करके उस 4 घंटे के काम को 15 मिनट में करना सीखेंगे। ओह, अब यहाँ कोई विषय नहीं पढ़ाया जा रहा है, यहाँ एक वास्तविक समस्या का समाधान दिया जा रहा है। बिल्कुल। और वयस्कों का दिमाग तुरंत तत्पर हो जाएगा, क्योंकि उन्हें एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन मिल गया है। ये तो पूरा नजरिया ही पलट देता है। 4 घंटे का काम 15 मिनट में। कोई भी सुनना चाहेगा। हाँ, ये सुनते ही तो कोई भी अटेंशन देने लगेगा। और ये बात मुझे सीधे एंड्रागोजी के छठे और आखिरी सिद्धांत की ओर ले जाती है, जो है इंटरनल मोटिवेशन यानी आंतरिक प्रेरणा। जी। स्रोत दस्तावेज में इसे समझाने के लिए एक स्लाइडर बार का बहुत ही दिलचस्प विजुअल दिया गया है। वो स्लाइडर बार वाला विजुअल मोटिवेशन के या प्रेरणा के 2 अलग-अलग सिरों को दिखाता है। एक तरफ है बाहरी प्रेरणा या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। हाँ, जैसे किसी कोर्स को पूरा करने पर मिलने वाला कोई सर्टिफिकेट, कोई गोल्ड स्टार, या यहाँ तक कि मैनेजमेंट का डर कि अगर नहीं किया तो बॉस डांटेगा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है आंतरिक प्रेरणा या इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जैसे अपने काम में, अपने जॉब में महारत हासिल करना, जॉब मास्टरन, अपना आत्मसम्मान बढ़ाना या खुद को बेहतर महसूस करना। दस्तावेज इस बात पे जोर देता है कि हालांकि सैलरी, प्रमोशन या सर्टिफिकेट मायने रखते हैं, वो अपनी जगह है। हाँ, लेकिन जब वयस्कों के सीखने की बात आती है तो सबसे मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाली प्रेरणा आंतरिक ही होती है। बिल्कुल। बाहरी दबाव से वे शायद कोर्स के पन्ने तो पलट लेंगे, नेक्स्ट दबा देंगे, लेकिन असली लर्निंग तब तक नहीं होगी जब तक वे अंदर से प्रेरित ना हो। ये इंसानी मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी सच्चाई है। और स्रोत दस्तावेज एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली उदाहरण देता है कि कैसे महज शब्दों के चुनाव से आप इस आंतरिक प्रेरणा को जगा सकते हैं। हाँ, वहाँ कोर्स के अंदर लिखे जाने वाले निर्देशों या जो कॉपी होती है स्क्रीन पर, उसका जिक्र है। एग्जैक्टली। वो उदाहरण वाकई में बहुत सटीक है। आप शेयर करना चाहेंगे? तो स्क्रीन पर लिखता है कि पास होने के लिए इसे पूरा करें, कंप्लीट टू पास। तो ये एक बाहरी दबाव है।
ये तो स्कूल के दिनों की याद दिलाता है जहाँ फेल होने का डर होता था। वही ना। लेकिन अगर आप उसी वाक्य को बदलकर लिख दें कि हफ्ते में 2 घंटे बचाने के लिए इसमें महारत हासिल करें, मास्टर दिस टू सेव 2 आवर्स अ वीक, तो अचानक से पूरा खेल बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। इस बदलाव को ध्यान से देखिए। हफ्ते में 2 घंटे बचाना, ये सीधा लर्नर के निजी जीवन और उसकी सुविधा से जुड़ता है। ये उसके WIIFM यानी इसमें मेरे लिए क्या है का सीधा जवाब है। आप उसे पास या फेल होने की धमकी नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप उसे एक ऐसा टूल दे रहे हैं जो उसकी जिंदगी को आसान बनाएगा। ये आंतरिक प्रेरणा को ट्रिगर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल। यार, ये सिर्फ भाषा का हेर-फेर नहीं है, ये साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का बहुत ही स्मार्ट इस्तेमाल है। सही कहा आपने। तो हमने इन 6 सिद्धांतों, नीड टू नो, सेल्फ कॉन्सेप्ट, प्रायर एक्सपीरियंस, रेडीनेस टू लर्न, ओरिएंटेशन टू लर्निंग और इंटरनल मोटिवेशन, इनको गहराई से समझा। जी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये दस्तावेज सिर्फ थ्योरी पर खत्म नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अंत में एक बहुत ही मजेदार नॉलेज चेक या कहिए कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का सेक्शन है, जहां एक ड्रैग एंड ड्रॉप सिनेरियो दिया गया है। वो ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटी ना इस पूरे दस्तावेज का एक तरह से लिटमस टेस्ट है। हाँ, इसमें एक तरफ लर्नर्स की आम शिकायतें दी गई हैं और दूसरी तरफ एंड्रागो जी के सिद्धांत। और इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर को शिकायत को सही सिद्धांत से जोड़ना होता है। मतलब मैच करना होता है। बिल्कुल। ये एक्टिविटी ये साबित करती है कि हर एक शिकायत के पीछे एक डिजाइन का फेलियर छुपा होता है। जैसे कि अगर कोई लर्नर शिकायत कर रहा है कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो इसे ड्रैग करके ओरिएंटेशन टू लर्निंग से, यानी उस प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच से जोड़ा जाएगा। क्योंकि डिजाइनर ने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन नहीं बताया। एग्जैक्टली। और अगर कोई कह रहा है कि यार मुझे ये सब पहले से पता है, मुझे ये बेसिक चीजें क्यों पढ़नी पड़ रही हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि प्रायर एक्सपीरियंस सिद्धांत को, यानी उनके पूर्व अनुभव को इग्नोर किया गया है। बिल्कुल सही। ये नॉलेज चेक इस बात को स्थापित करता है कि शिक्षार्थी कभी भी बिना वजह शिकायत नहीं करते। उनकी हर शिकायत एक तरह का डायग्नोस्टिक टूल है। डायग्नोस्टिक टूल। हाँ, मतलब एक ऐसा टूल जो बीमारी पकड़ने के काम आता है। अगर हम उनकी फ्रस्ट्रेशन को ध्यान से सुने तो हमें पता चल जाएगा कि हमने एडल्ट लर्निंग के किस सिद्धांत की अनदेखी की है। ये नजरिया तो मतलब किसी भी कोर्स क्रिएटर या कम्युनिकेटर के लिए बहुत राहत देने वाला हो सकता है। बिल्कुल। अब आपको लर्नर को आलसी या कामचोर कहने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने डिजाइन में उस मिसिंग लिंक को खोजना है। सही कहा आपने। इसी के साथ हम इस दस्तावेज के बिल्कुल अंतिम और सबसे प्रभावी हिस्से पर आते हैं। स्रोत में एक एंड्रागोजी ऑडिट का कॉन्सेप्ट दिया गया है। हाँ, द एंड्रागोजी ऑडिट। ये असल में एक चेकलिस्ट की तरह है। मतलब कोर्स पब्लिश करने से पहले की चेकलिस्ट। बिल्कुल। जब कोई डिजाइनर अपना पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल बना लेता है तो उसे पब्लिश करने से पहले ये ऑडिट करना होता है। उसे खुद से कुछ सवाल पूछने होते हैं। जी, उसे पूछना होता है कि क्या मैंने इस पूरे कोर्स में कम से कम एक जगह लर्नर के पूर्व अनुभव का इस्तेमाल किया है? क्या मैंने स्पष्ट रूप से बताया है कि ये उनके काम कैसे आएगा? क्या मैंने उन्हें नेविगेशन का कंट्रोल दिया है? और अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं, तभी वो मॉड्यूल सफल होगा। एग्जैक्टली। ये बहुत ही पंचिंग लाइन के साथ खत्म होता है। हाँ, वो लाइन बहुत पावरफुल है। उसमें लिखा है, दिमाग के लिए डिजाइन करें, इनबॉक्स के लिए नहीं। बिल्ड फॉर द ब्रेन, नॉट द इनबॉक्स। ये पंक्ति अपने आप में एक पूरा दर्शन समेटे हुए है। बिल्कुल। ये पंक्ति कॉर्पोरेट जगत की सबसे बड़ी बीमारी पर सीधा वार करती है। कौन सी बीमारी? वही चेकबॉक्स टिक करने की बीमारी। अक्सर कंपनियां ट्रेनिंग या कम्युनिकेशन सिर्फ इसलिए करती हैं ताकि वे कह सकें कि हाँ, हमने ईमेल भेज दिया है, हमारा काम खत्म। हाँ, मतलब कंप्लायंस पूरा हो गया। लेकिन इनबॉक्स के लिए डिजाइन करने का मतलब है कि आपने सिर्फ खाना पूर्ति की है। दिमाग के लिए डिजाइन करने का मतलब है कि आपने असल में उस इंसान की साइकोलॉजी की परवाह की है और आपने ये सुनिश्चित किया है कि वो जानकारी उस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वाले बाउंसर को पार करके VIP लाउंज तक पहुंचे। एग्जैक्टली। दिमाग के लिए डिजाइन करें,
ये एक ऐसा मंत्र है जो सिर्फ इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर्स के लिए नहीं, बल्कि लीडर्स, मैनेजर्स और हर उस इंसान के लिए जरूरी है। जिसका काम दूसरों तक अपनी बात पहुंचाना है। बिल्कुल सही। तो इस पूरी चर्चा और इस बेहतरीन स्रोत सामग्री को गहराई से खंगालने के बाद विज्ञान के इन ठोस सबूतों की रोशनी में एक बहुत ही बड़ा और विचार उत्तेजक सवाल खड़ा होता है। वो क्या? यदि एंड्रोगोजी का विज्ञान ये पूरी तरह से साबित कर चुका है कि वयस्क लोग समस्या केंद्रित दृष्टिकोण से सीखते हैं, जब उनके अनुभवों का सम्मान किया जाता है और जब उन्हें आंतरिक रूप से प्रेरित किया जाता है, तो फिर आज भी कॉर्पोरेट दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा पुराने ढर्रे पर क्यों चल रहा है? ये सोचने वाली बात है। हमारी रोजमर्रा की मीटिंग्स, हमारे लंबे लंबे ईमेल्स और घंटों चलने वाली प्रेजेंटेशंस आज भी स्कूल के उन पुराने एक तरफा लेक्चर की तरह क्यों डिजाइन किए जाते हैं, जहां बस एक व्यक्ति बोलता है और बाकी सब बस निष्क्रिय होकर सुनते हैं। बिल्कुल। क्या वयस्कों की दुनिया में बच्चों वाले संवाद के तरीके इस्तेमाल करके पूरा कॉर्पोरेट सिस्टम अपने ही संसाधनों और समय की बर्बादी नहीं कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गहराई से विचार करना चाहिए।